हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो गेट एग्जाम एसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ में बोल सकते हैं मशीनरी वाला भी पार्ट इसमें रहेगा, मतलब फ्लूइड मशीनरी से भी क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए रहेंगे। तो क्वेश्चन जो उठाए गए हैं, जो आज मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ कहाँ से, गेट से, एसी से, एई, जेई एग्जाम से मैं उठाया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट कुछ बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जिसको याद रखना है, फॉर्मूला बताऊंगा, साथ में उससे रिलेटेड जो भी बात होगा, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। आज का जो वीडियो है जो पूरा कंसंट्रेटेड है किस पे है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ में मशीनरी भी बोल सकते हैं, एफएम प्लस एफएमसी से है। ध्यान रखेंगे, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम और साथ में बोलेंगे ये है फ्लूइड मशीनरी एफएमसी। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, जो भी 2-4-10 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो है सीधा सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, उसको याद रखना है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ फुली सबमर्ज्ड बॉडी और अगर बात करें एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। यहीं से है पहला क्वेश्चन, यहीं से या फिर इस टाइप से बोला जाता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फुली सबमर्ज्ड बॉडी और इक्विलिब्रियम ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। मतलब जब किसी वस्तु को हम लोग तरल में या फिर फ्लूइड में डुबाते हैं तो उस समय किस टाइप से कंडीशन होगा। तो पहला वाला कंडीशन याद रखेंगे कि वस्तु को हम लोग फुली कर रहे हैं, मतलब फुली सबमर्ज कर रहे हैं, वस्तु जो है फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली है। और सेकेंड वाला केस में अगर के बात करें कि पार्शियली सबमर्ज्ड है, पार्शियली सबमर्ज्ड है कहने का मतलब है कि फ्लोटिंग बॉडी है। ध्यान रखेंगे, बॉडी क्या है, फ्लोट कर रहा है, मतलब फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लूइड के ऊपर बॉडी फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। इस केस में बताना है कि इसके लिए इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाता है कि जो मेटा सेंटर होगा एबव होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इस टाइप से कुछ कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फुली सबमर्ज्ड बॉडी और स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, या फिर उसी को बोला जाता है फ्लोटिंग बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर कि कब होगा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, कब जो होगा नॉन इक्विलिब्रियम होगा, इस टाइप का कंडीशन भी पूछा जाता है। तो बस इसके लिए ध्यान रखना है, एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एम बी ग्रेटर देन जी। आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, एम बी ग्रेटर देन जी। अब इसका कहने का मतलब क्या है, एम कहने का मतलब है मेटा सेंटर। तो ध्यान देंगे, मेटा सेंटर जब भी निकाला जाता है फ्लोटिंग बॉडी के केस में निकलता है। तो यहाँ पे अगर बात करें मेटा सेंटर एबव, ग्रेटर कहने का मतलब है एबव, मतलब ऊपर है। मेटा सेंटर जो है जी से कहाँ है, ऊपर है, तो मेटा सेंटर एबव जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एबव जी, मेटा सेंटर एबव जी। जी कहने का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा यहीं से लिख लेंगे, एम बिलो जी। और थर्ड वाला कंडीशन है, एम कोइंसाइड्स जी। यही तीन कंडीशन है, यहाँ से पहले ध्यान देंगे, यही याद रखना है, एम बी ग्रेटर देन जी। तो एम से तीन कंडीशन यहाँ पे निकल के आएगा। पहला कंडीशन आएगा क्या, एम एबव जी, एम को बोला जाता है मेटा सेंटर एबव जी। सेकंड है एम बिलो जी, और थर्ड वाला जो केस है एम कोइंसाइड विद जी। तीनों कंडीशन है यहाँ पे
तो इसी के आधार पे 3 टाइप का इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे अगर कि m एबव g है तो इस समय जो इक्विलिब्रियम होगा किस टाइप का होगा, तो इस समय होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो याद रखना है mb ग्रेटर देन g, साथ में ये भी याद रखना है कि ये क्या होने वाला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होने वाला है। मतलब जब बॉडी फ्लूइड के अंदर रहेगा, फुली सबमर्ज रहेगा उस केस में भी, और पार्शियली सबमर्ज रहेगा यानी फ्लोटिंग बॉडी रहेगा उस केस में भी। तो यहाँ पे m एबव g इस केस में जो मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। सेकेंड वाला केस में क्या मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड वाले केस में जो मिलने वाला है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया फ्लोटिंग बॉडी के लिए। ध्यान रखेंगे कि m एबव g मतलब मेटा सेंटर जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है, मेटा सेंटर जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है उस समय जो बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी पाया जाता है, उस समय बॉडी क्या होता है, तो उस समय बॉडी जो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। सेकेंड वाला केस m बिलो g, अगर के मेटा सेंटर नीचे हो गया किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो उस समय जो इक्विलिब्रियम मिलने वाला है कौन सा मिलने वाला है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। m कोइंसाइड विथ g, तो इस समय जो इक्विलिब्रियम मिलेगा क्या मिलने वाला है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। तो यही ध्यान रखेंगे mb ग्रेटर देन g। अब यहाँ से m वाला पोर्शन उठाए हैं, तो m मेटा सेंटर, जब भी बात होता है मेटा सेंटर के बारे में तो ये होता है फ्लोटिंग बॉडी के बारे में। जब कोई वस्तु तरल के ऊपर तैरता है उसी केस में मेटा सेंटर निकलता है। अधिकतर जो देखा जाता है कार्गो शिप में, कार्गो शिप का जो डिजाइन किया जाता है तो उसके लिए मेटा सेंट्रिक हाइट को ज्यादा रखा जाता है ताकि बॉडी जो है फ्लोट कर सके आसानी से। इसके अलावा आप यहाँ पे सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट है फुली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए। तो फुली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए कमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे भी बी बचा हुआ है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन इसमें बी एबव जी, बी एबव जी। सेकेंड वाला केस में है बी बिलो जी, और थर्ड वाला केस में है ध्यान देंगे बी कोइंसाइड विथ जी। मतलब ये 3 कंडीशन यहाँ से आ गए, 3 कंडीशन आ गए। बी एबव, बी को बोला जाता है सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ बायोन्सी। जब किसी भी वस्तु को तरल में डुबाया जाता है, वस्तु फुली सबमर्ज्ड है, तो वस्तु के ऊपर एक बल लगता है, जो बल लगाया जाता है तरल के द्वारा, उस बल को बोला जाता है बाइंड फोर्स, बायोन्सी फोर्स कहा जाता है। बायोन्सी फोर्स जिस भी बिंदु पर कार्यरत होता है उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ बायोन्सी। ध्यान रखेंगे कि सेंटर ऑफ बायोन्सी है क्या, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी जो है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बायोन्सी फोर्स कार्यरत होता है जब बॉडी को हम लोग फुली सबमर्ज करते हैं किसके अंदर, तरल के अंदर। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, ये जो होने वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड जो होने वाला है ये होने वाला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड जो होने वाला है ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फुली सबमर्ज्ड और पार्शियली सबमर्ज्ड जिसको बोला जाता है फ्लोटिंग बॉडी, इसके स्टेबिलिटी से या फिर इसके इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कई क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं, ईयर बदल के पूछे जाते हैं। तो बस आपको यही याद रखना है mb ग्रेटर देन g। अगर कि mb ग्रेटर देन g है तो उस समय जो इक्विलिब्रियम होगा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अब इसको समझना कैसे है तो ध्यान देंगे, पहले समझना m जो आता है मेटा सेंटर होता है जो किसके लिए होता है, फ्लोटिंग बॉडी के केस में होता है। यहाँ पे समझना m ग्रेटर देन g, मतलब m जो है एबव है, एबव मतलब ऊपर है किससे, g से। अगर ऐसा कंडीशन है तो उस समय जो इक्विलिब्रियम होने वाला है स्टेबल होने वाला है। m बिलो g तो उस समय जो इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। m कोइंसाइड विद g तो इस समय जो होने वाला है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे अगर बात करें b एबव g तो इस समय जो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। b बिलो g अगर हो गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर b कोइंसाइड है किसके साथ, g के साथ, तो उस समय जो होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो ध्यान रखेंगे b वाला के सेंटर ऑफ बायोन्सी, b को बोला जाता है सेंटर ऑफ बायोन्सी, m को बोला जाता है मेटा सेंटर, और g जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब
जहां पर उस वस्तु का भार केंद्रित होता है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम से भी बन सकता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से भी बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट बस याद रखेंगे, जिससे परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए, स्टेबल इक्विलिब्रियम से आए या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से आए, फुली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए आए या फिर फ्लोटिंग बॉडी के लिए आए, आसानी से हम लोग परीक्षा में बस बना सकते थे। आपको ध्यान रखना है केवल एन बी ग्रेटर देन जी, और इसका मतलब क्या है, ई भी जानना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फ्लूइड से फ्लूइड का टाइप बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तब यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लूइड हैं, उनका टाइप बताना है, उनका कैटेगरी बताना है कि वो किस कैटेगरी के फ्लूइड हैं। और ये भी एग्जाम में इस टाइप के भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला जो फ्लूइड है ब्लड, ब्लड किस टाइप का फ्लूइड है बताना है, कमेंट करना है। ब्लड किस टाइप का फ्लूइड है। इसके अलावा वाटर और ऑयल किस टाइप का फ्लूइड है, ये कमेंट करना है। इसके बाद थर्ड वाला जो है, ध्यान देंगे, थर्ड वाला जो है प्रिंटर इंक, प्रिंटर इंक किस टाइप का फ्लूइड है। और फोर्थ जो है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ये जो फ्लूइड है इनका टाइप बताना है। ध्यान रखना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड से। तो पहला अगर के ब्लड के बारे में बात करें कि ब्लड किस टाइप का फ्लूइड है, तो ध्यान रखेंगे ब्लड जो है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। उसके बाद वाटर और ऑयल के बारे में कमेंट करें तो वाटर और ऑयल जो है न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। उसके बाद प्रिंटर इंक जो है ये है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है। उसके बाद टूथपेस्ट ट्यूब जो है ये जो है बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है। ध्यान रखना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लूइड दे देगा, पूछ देगा कि कौन जो है स्यूडो प्लास्टिक है, कौन जो है न्यूटोनियन है, कौन जो है थिक्सोट्रोपिक है और कौन जो है बिंघम प्लास्टिक है। तो इस टाइप से अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ब्लड जो है स्यूडो प्लास्टिक है, वाटर और ऑयल जो है ये है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड बोला जाता है जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करता है, वैसे फ्लूइड को बोला जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। और ये जो है अगर कि जो पालन नहीं करता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन नहीं करता है, ये जितने भी थर्ड जैसे स्यूडो प्लास्टिक हो गए, थिक्सोट्रोपिक हो गए, बिंघम प्लास्टिक, ये सब जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन नहीं करते हैं। तो इस टाइप से सीधा सीधी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं या फिर थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे जो थर्ड कॉन्सेप्ट है टरबाइन से रिलेटेड है, वाटर टरबाइन से रिलेटेड है। तो ध्यान रखेंगे वाटर टरबाइन में कौन कौन सा टरबाइन होता है। तो जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वाटर टरबाइन से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर टरबाइन से। तो वाटर टरबाइन में अगर के बात करें कि कौन कौन सा टरबाइन होता है, तो फर्स्ट होता है पेल्टन, पेल्टन टरबाइन। सेकेंड फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। और थर्ड जो है, थर्ड है केपलन टरबाइन, केपलन, इसी को बोला जाता है प्रोपेलर, प्रोपेलर टरबाइन। यही 3 टाइप के वाटर टरबाइन है। तीनों के बारे में जानना है कि वाटर टरबाइन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो है पेल्टन टरबाइन है, सेकंड जो है फ्रांसिस टरबाइन है और थर्ड जो है केपलन टरबाइन है। अगर की बात करें कि पेल्टन टरबाइन का क्या विशेषता होता है, तो पेल्टन टरबाइन जो होता है हाई हेड, हाई हेड, लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज, टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया है कि पेल्टन टरबाइन जो है हाई हेड, पेल्टन टरबाइन जो है हाई हेड, लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। ध्यान रखेंगे अगर कि पेल्टन टरबाइन की विशेषता पूछा जाए तो पेल्टन टरबाइन जो है हाई हेड, लो डिस्चार्ज और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है।
मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ध्यान रखेंगे किसमें, टरबाइन, पेल्टन टरबाइन में, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, इफिशियंसी ब्लेड का जो स्पीड होता है या फिर रनर का जो स्पीड होता है वो जो होता है जेट का स्पीड का आधा होता है। जब ऐसा कंडीशन मिलता है, ध्यान देंगे कि जब ब्लेड का स्पीड जेट के स्पीड से, जो भी नोजल जेट है उसके स्पीड से आधा जिस कंडीशन में मिलता है, जिस समय भी मिलता है, उस समय पेल्टन टरबाइन का जो इफिशियंसी होता है मैक्सिमम होता है। ये जो विशेषता है पेल्टन टरबाइन से है, और भी है यहाँ पे। अगर मैक्सिमम इफिशियंसी निकालना चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं। बस यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन याद रखेंगे कि पेल्टन टरबाइन जो है हाई हेड लो डिस्चार्ज टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। इसके मैक्सिमम इफिशियंसी कब मिलता है, पेल्टन टरबाइन का मैक्सिमम इफिशियंसी कब मिलता है, जब ब्लेड का स्पीड या फिर रनर का स्पीड जेट का स्पीड का आधा होता है, उस समय जो होता है इसका एफिशिएंसी जो होता है मैक्सिमम होता है। उसके बाद बात करेंगे फ्रांसिस के बारे में, फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। तो फ्रांसिस टरबाइन जो है मीडियम हेड, मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज, मीडियम डिस्चार्ज, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है। ध्यान रखेंगे फ्रांसिस का विशेषता यही है, मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज और इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है। मतलब जो ब्लेड के अंदर फ्लो होता है किस टाइप होता है, इनवर्ड रेडियल फ्लो, और इसमें जो फ्लो होता है क्या होता है, टेंजेंशियल फ्लो। और ये बात करें कैप्लन टरबाइन के बारे में, कैप्लन टरबाइन होता है क्या, तेज होता है, लो हेड, हाई डिस्चार्ज, एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। और के बात करें कि प्रोपेलर में क्या होता है, कैप्लन में नहीं बल्कि प्रोपेलर टरबाइन में जो होता है ब्लेड्स आर एडजस्टेबल होते हैं। मतलब ब्लेड अपने आप क्या होते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ब्लेड्स आर एडजस्टेबल, तो ये विशेषता है तीनों टरबाइन का। इसके लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूला बताएंगे, धीरे धीरे देखेंगे एक एक करके कॉन्सेप्ट। जो भी क्वेश्चन गेट में पूछे गए वहां से क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे और साथ में कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन जो होगा रैंडमली होगा, कहीं से भी हो सकता है, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स से, फ्लूइड मशीनरी से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे कैप्लन टरबाइन जो है लो हेड हाई डिस्चार्ज एक्सियल फ्लो टरबाइन है। तब यहाँ से पूछा जा सकता है, ट्यूशन कई दफा पूछा गया है कि पेल्टन टरबाइन है, मतलब पेल्टन टरबाइन इज टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन या फिर एक्सियल फ्लो टरबाइन, नॉन ऑफ दीज टाइप से ऑप्शन बना के भी पूछा गया। या फिर हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, लो हेड टरबाइन, लो डिस्चार्ज, हाई डिस्चार्ज, जिस टाइप से क्वेश्चन करके पूछा जाता है टरबाइन से। तो जो पोर्शन है ये क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, पेल्टन टरबाइन जो है हाई हेड लो डिस्चार्ज टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। इसके मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो रनर का स्पीड होता है जेट स्पीड का आधा होता है। जब ऐसा कंडीशन मिलता है तो उस समय जो पेल्टन टरबाइन का एफिशिएंसी होता है मैक्सिमम होता है। सेकेंड जो है फ्रांसिस है, मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है। उसके बाद कैप्लन या फिर प्रोपेलर टरबाइन ये जो है लो हेड हाई डिस्चार्ज एक्सियल फ्लो टरबाइन है। अब अगर कि यहाँ पे बात करें प्रोपेलर टरबाइन में जो होता है, प्रोपेलर टरबाइन में ब्लेड जो होते हैं अपने आप एडजस्टेबल होते हैं, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन फोर्थ नंबर जो है यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, तो ये जो जितने भी पार्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये सब जो भी है थ्योरेटिकल है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको बोला जाता है सातत्य समीकरण, सातत्य समीकरण कहा जाता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो भी बेस्ड होता है किस पर बेस्ड होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर के बात करें कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। और क्या हमारे पास कोई नली है या फिर कोई ट्यूब है, उसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे जो मास फ्लो रेट होता है, जो मास फ्लो रेट का मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो ρ1 A1 V1 बराबर में ρ2 A2 V2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2, ये जो है किसी भी प्रकार के फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। बोल सकते हैं फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब कंप्रेसिबल फ्लूइड किसको बोला जाता है, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड का विशेषता होता है कि उसका डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब डेंसिटी जो होते रहता है चेंज होते रहता है। ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2, ये जो है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड का विशेषता यही होता है कि उसका जो डेंसिटी होता है कांस्टेंट नहीं होता है। अगर के बात करें फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए अगर के बात करें तो यहाँ पे जो आता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से बोलेंगे जो कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल के आता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, जो भी नली है ट्यूब है उसके अनुप्रस्थ काट 1 पर जो इतना भी मास इंटर करेगा उतना ही मास का होगा, बाहर जाएगा। ध्यान देंगे, अगर की बात करें ये एक हमारे पास एक पाइप है, इसका जो अनुप्रस्थ काट है एक 1 है और ये क्या है सेकेंड वाला है। तो यहाँ से जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास का होगा, बाहर निकलेगा। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मास। यहीं से निकल के आया, क्या निकल के आया, कंटिन्यूटी इक्वेशन ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। तो 1 वाला बात अगर के करें तो 1 पे जो है डेंसिटी कितना है फ्लूइड का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 वाले अनुप्रस्थ काट से V1 कितना है, तरल का वेग कितना है। उसी प्रकार से सेकंड वाले अनुप्रस्थ काट पे ये जो निकल के आया है, क्या निकल के आया है, ρ1 A1 V1 बराबर में ρ2 A2 V2। अगर ये कंप्रेसिबल फ्लूइड रहेगा, ध्यान देंगे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, ध्यान रखना है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। अगर के फ्लूइड जो हो गया इनकम्प्रेसिबल हो जाए, इनकम्प्रेसिबल करने का मतलब उसका डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो उस समय जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, उस समय कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, क्या होता है, A1 V1 बराबर में A2 V2, और AV एरिया इनटू वेलोसिटी, जो भी है तरल का वेलोसिटी, AV को बोला जाता है फ्लो रेट, या इसी को बोला जाता है डिस्चार्ज। जो भी तरल का फ्लो रेट होने वाला है, फ्लूइड का जो भी फ्लो रेट होने वाला है वो किसके बराबर मिलेगा। अगर के फ्लूइड का फ्लो रेट निकालना रहेगा, फ्लो रेट का मान हम लोग AV एरिया इनटू वेलोसिटी की सहायता से निकालेंगे, और इसी को क्या बोला जाता है, डिस्चार्ज कहा जाता है। किसी भी नली से उसके अनुप्रस्थ काट से तरल का डिस्चार्ज किसके बराबर होगा, डिस्चार्ज निकालना होगा तो एरिया इनटू वेलोसिटी कर देंगे उस अनुप्रस्थ काट पे जो एरिया गिवन रहेगा, और साथ में वहां पे जो तरल का वेलोसिटी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे फ्लो रेट, और ये है डिस्चार्ज, इसी को बोला जाता है। तो ये जो है टोटल है कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इसके अलावा और भी है, कुछ कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बस अभी जनरली जो है एक नली एक ट्यूब के लिए बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। तो इस टाइप से किस फ्लूइड को बोला जाता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड। यहाँ से अगर बात करें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है, मतलब इसी पर आधारित होता है। इक्वेशन यही है ρ1 A1 V1 बराबर में ρ2 A2 V2। इसको किस फ्लूइड के लिए लगाना है, तो इसको लगाना है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, वैसा फ्लूइड जिसके लिए डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब डेंसिटी चेंज होते रहता है, वैसे फ्लूइड को बोला जाता है कंप्रेसिबल फ्लूइड बोला जाता है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहने का मतलब जिसका डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है A1 V1 बराबर में A2 V2,
और AB को बोला जाता है फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कंडीशन बताना है आइडियल फ्लूइड के लिए। आइडियल फ्लूइड हम लोग किसे बोलेंगे? कंडीशन ऑफ आइडियल फ्लूइड। हमारे पास फ्लूइड गिवन है, किस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का क्या कंडीशन है? कंडीशन ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड किस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे आइडियल फ्लूइड है? तो ध्यान रखेंगे कि वैसा फ्लूइड जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको बोला जाता है हिंदी में श्यानता गुणांक का मान 0 हो और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, तो उस फ्लूइड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आइडियल फ्लूइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी का मान हमेशा 0 के बराबर होता है आइडियल फ्लूइड के लिए। और दूसरा कंडीशन होता है कि जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। अगर के किसी फ्लूइड में ऐसा गुण उपस्थित है तो उस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड का कंडीशन यही है कि फ्लूइड का जो श्यानता गुणांक होना चाहिए उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। और सेकेंड वाला फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब इसका डेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे फ्लूइड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर के कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में और थोड़ा सा बात कर ले तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे एसआई मात्रक जो होता है ये होता है पास्कल सेकेंड, या फिर इसको और लिखना चाहेंगे तो पास्कल को लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और साथ में सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका एक और अन्य मात्रक भी होता है, अदर मात्रक भी होता है, अदर यूनिट क्या होता है? ध्यान देंगे यहाँ पे अन्य मात्रक क्या होता है? तो एक होता है क्वाइस होता है, एक मात्रक क्वाइस होता है। तो 1 क्वाइस इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। इसका बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। मात्रक पता है तो मात्रक से हम लोग बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्रक क्या होता है? क्वाइस किसका मात्रक होता है? पास्कल सेकेंड होता है। इसको हम लोग चाहेंगे तो एमकेएस पद्धति में भी चेंज करके देख सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होने वाला है। ये बात हो गया कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में, उसके मात्रक से संबंधित। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है रेनॉल्ड नंबर। अगला जो है रेनॉल्ड नंबर के बारे में कमेंट करना है। रेनॉल्ड नंबर किस टाइप से यहाँ पे कनेक्ट होता है देखते हैं। रेनॉल्ड नंबर का भी बहुत सारा संबंध है। रेनॉल्ड नंबर तो सबसे पहला अगर के बात करें तो ये जो है डायमेंशनलेस नंबर है, डायमेंशनलेस नंबर है। रेनॉल्ड नंबर जो है डायमेंशनलेस नंबर है, मतलब इसके पास कोई भी मात्रक नहीं होता है और न ही कोई भी डायमेंशन होता है। सेकेंड पॉइंट अगर के बात करें कि रेनॉल्ड नंबर होता क्या था? रेनॉल्ड नंबर जो होता है रेशियो होता है किसका? इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का रेशियो होता है रेनॉल्ड नंबर। अब यहीं से बात करेंगे रेनॉल्ड नंबर अलग अलग कंडीशन के लिए। तो पहला जो कंडीशन है 4 पाई। अगर के फ्लूइड का फ्लो हो रहा है किससे? पाइप से। रेनॉल्ड नंबर के आधार पे ध्यान रखना है, रेनॉल्ड नंबर के आधार पे फ्लो को आइडेंटिफाई किया जाता है कि फ्लो कैसा हो रहा है, लेमिनार फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है या फिर ट्रांजिशन फ्लो, किस टाइप का फ्लो हो रहा है। तो रेनॉल्ड नंबर एक इम्पोर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर है जिसका उपयोग है किस टाइप से उपयोग है? तो फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए। फ्लो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे पहला जो फ्लो हो रहा है किससे फ्लो हो रहा है? पाइप से हो रहा है। ध्यान देंगे एक पाइप है जिसका डायमीटर d है
इसका डायमीटर दिया है, यहाँ से तरल का क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिस भी वेलोसिटी से, तो मान लिया कि v वेलोसिटी से इसका डायमीटर थ्रू आउट कांस्टेंट है। डायमीटर किसके बराबर है, d के बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर के बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है किसके बराबर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है a के बराबर है। अगर के यहाँ पे बात करें कि रेनॉल्ड्स संख्या का मान किसने के बराबर होगा, रेनॉल्ड्स संख्या जो होगा रो v d अपॉन म्यू के बराबर होता है। पाइप से फ्लो जब हो रहा है तो उस केस में रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, तो रो v d अपॉन म्यू। रो क्या है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और d जो है डायमीटर ऑफ पाइप, और म्यू क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी फॉर फ्लूइड। इसका मान गिवन रहेगा। इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, रेनॉल्ड नंबर का मान निकालेंगे। ध्यान रखेंगे जब फ्लो पाइप से हो रहा है तब इस फार्मूला का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, रो v d अपॉन म्यू। फिर से बोल रहे हैं, रो जो है डेंसिटी है फ्लूइड का, v जो है फ्लूइड का वेग है जो इस पाइप के अंदर हो रहा है, d जो है इसका डायमीटर है, और म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी है तब पाइप से फ्लो के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे फर्स्ट कंडीशन, अगर के रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम है पाइप फ्लो के केस में, मतलब जब फ्लो पाइप से हो रहा है, रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम है, तो इस समय जो फ्लो होता है इसको बोला जाता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो ऐसे को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है जब रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से कम मिलता है, किसके लिए, पाइप के केस में, तो उस समय जो फ्लो होता है लेमिनार फ्लो होता है। इसी को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। तो लेमिनार फ्लो कहने का मतलब है कि जो भी तरल का प्रवाह होता है लेयर बाय लेयर होता है, मतलब एक लेयर जो है दूसरे लेयर को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। सेकेंड देखेंगे, अगर के रेनॉल्ड नंबर का मान 4000 से अधिक है तो इस समय जो फ्लो होता है इसको बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो अगर के पाइप के केस में रेनॉल्ड संख्या का मान 4000 से अधिक हो गया तो इस समय जो फ्लो होगा टर्बुलेंट फ्लो, हिंदी में बोला जाता है विशुद्ध प्रवाह, मतलब रैंडमली फ्लो होगा। जो भी फ्लूइड फ्लो करेगा रैंडम मैनर में फ्लो करेगा, एक लेयर दूसरे लेयर तीसरे लेयर किसी को भी इंटरसेक्ट कर सकता है, मतलब जो फ्लो होने वाला है रैंडमली होने वाला है। जैसे अगर कभी भी नदी में बाढ़ आता है तो उस समय देख सकते हैं कि जो फ्लो होता है किस टाइप से होता है, तो वही जो फ्लो है वही किस टाइप का फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। लेमिनार फ्लो जब नदी जो है स्टीडली बह रहा है उस समय जो फ्लो होता है उसको बोला जाता है लेमिनार फ्लो कहा जाता है। इन दोनों के बीच में जो रेनॉल्ड नंबर का मान आता है, मतलब रेनॉल्ड नंबर का मान जब 2000 से 4000 के बीच में होता है, ध्यान देंगे 2000 से 4000 के बीच में होता है रेनॉल्ड नंबर का मान, तो इस समय जो फ्लो होता है उस फ्लो को बोला जाता है ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है संक्रामक प्रवाह कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये पाइप के केस में जब रेनॉल्ड नंबर निकालना रहेगा तो हम लोग इस टाइप से निकालेंगे, रो वी डी अपॉन म्यू, और रेनॉल्ड नंबर का मान अगर के 2000 से कम है तो उस समय बोलेंगे लेमिनार फ्लो है, 4000 से अधिक है तो उस समय बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो है, और 2000 से 4000 के बीच में है तो उस समय बोलेंगे ट्रांजिशन फ्लो है। इसके अलावा सेकंड देखते हैं यहाँ पे फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट। अगर के फ्लो जो हो रहा है फ्लैट प्लेट से हो रहा है, फ्लैट प्लेट के ऊपर हो रहा है, तो इस केस में कितना होने वाला है, तो सेकंड केस है यहाँ पे फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट मतलब एक प्लेट है हमारे पास, इसके ऊपर से तरल क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जिसकी लंबाई या प्लेट की लंबाई हमने मान लिया कितना है, L है। तरल इसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है इस टाइप से। यहाँ पे बताना है कि रेनॉल्ड संख्या का मान किसके बराबर होगा, तो रेनॉल्ड संख्या जब भी निकालना रहेगा जब फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट हो रहा है, प्लेट के ऊपर से जब फ्लो हो रहा है उस केस में, तो ध्यान रखेंगे रो भी एल अपॉन में म्यू, रो भी एल अपॉन म्यू इस टाइप से निकालेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे तो रो क्या है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, भी जो है जो भी फ्लूइड का वेग है, और एल जो है प्लेट की लंबाई है, और म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो इस टाइप से इस फॉर्मूला के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। इसके लिए भी कंडीशन है कि रेनॉल्ड नंबर का मान लेस देन इक्वल टू है किससे, 5 × 10⁵ से। तो इस समय जो फ्लो होता है उसको बोला जाता है लेमिनार फ्लो।
उसको बोला जाता है लेमिनार फ्लो। 5 गुने 10 के पावर 5 से अगर कम है तब, अगर के रेनॉल्ड नंबर का मान 5 गुने 10 के पावर 5 से अधिक है तो उस समय जो फ्लो होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। और इनके बीच में जो फ्लो होगा उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन फ्लो कहा जाता है। जब फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो होगा उस स्थिति में ही काम करना है। ध्यान देना है कि अगर के फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसके ऊपर, फ्लैट प्लेट के ऊपर, तो उस समय रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालेंगे, रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे रो वी एल अपॉन म्यू से। अब यहाँ से देखेंगे कि रेनॉल्ड नंबर 5 गुने 10 के पावर 5 से कम है कि अधिक है, कम है तो लेमिनार फ्लो, अधिक है तो टर्बुलेंट फ्लो। थर्ड वाला केस जो है ध्यान देंगे, डक्ट से फ्लो थ्रू डक्ट, फ्लो थ्रू डक्ट। अगर कोई हमारे पास डक्ट है उससे फ्लो हो रहा है तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रेनॉल्ड नंबर निकालना है रो वी एल सी अपॉन में म्यू। एलसी जो है क्या है, एलसी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ है, जिसका मान अगर कि निकालना होगा तो हम लोग किस टाइप से निकालेंगे, तो AC अपॉन में P, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन में वेटेड पैरामीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन में वेटेड पैरामीटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। LC का मान मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मान मिलेगा और उसको रखेंगे और यहाँ से रेनॉल्ड नंबर का मान निकालेंगे। अगर के रेनॉल्ड नंबर का मान डक्ट के केस में थोड़ा अलग होता है, ध्यान रखना है, डक्ट रहेगा तो उस केस में अलग रहेगा। अगर के रेनॉल्ड नंबर का मान लेस देन इक्वल टू है 3 × 10 के पावर 5, इससे क्या है, रेनॉल्ड नंबर का मान 3 गुने 10 के पावर 5 से छोटा है या फिर उसके बराबर है तो उस समय जो फ्लो होता है, उस समय जो फ्लो होता है इसको बोला जाता है लेमिनार फ्लो, इसको बोला जाता है लेमिनार फ्लो कहा जाता है। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए अगर के बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, जब रेनॉल्ड नंबर का मान अधिक हो जाता है। रेनॉल्ड नंबर का मान अगर अधिक होगा 3 गुने 10 के पावर 5 से तो उस केस में जो होने वाला है, क्या होने वाला है, टर्बुलेंट फ्लो होने वाला है, टर्बुलेंट फ्लो होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे ये जो है डक्ट के केस में है, जब किसी भी डक्ट से फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, उस केस में इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। रेनॉल्ड नंबर जो होगा रो वी एल सी अपॉन में म्यू, एलसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, जिसका मान निकलेगा क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन में वेटेड पैरामीटर। अब देखेंगे अगर के रेनॉल्ड नंबर का मान 3 गुने 10 के पावर 5 से छोटा है या फिर बराबर है तो उस समय जो फ्लो होगा लेमिनार फ्लो होगा। अगर के 3 गुने 10 के पावर 5 से बड़ा है तो उस समय जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। इसके अलावा चौथा नंबर ओपन चैनल फ्लो के लिए, फॉर ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर देखेंगे। अगर के रेनॉल्ड नंबर का मान 500 से कम है, 500 से कम है और सेकेंड वाला कंडीशन है 2000 से अधिक है, मतलब पहला कंडीशन जो है 500 से कम है, दूसरा वाला कंडीशन है रेनॉल्ड नंबर का मान 500 से बड़ा है और 2000 से छोटा है, सेकेंड वाला कंडीशन है। और थर्ड वाला कंडीशन है रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से अधिक है। ध्यान रखेंगे सीधा सीधी पूछा जाता है कि ओपन चैनल फ्लो से लेमिनार फ्लो के समय रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए, तो ओपन चैनल फ्लो में जब रेनॉल्ड संख्या का मान 500 से कम है तो इस समय जो फ्लो होता है इसको बोला जाता है लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो कहा जाता है। उस समय इसको बोला जाता है ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो कहा जाता है। उसके बाद थर्ड वाला केस में इसको बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। तो इस टाइप से जो है अलग अलग टाइप से हम लोग रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। देखना है कि रेनॉल्ड नंबर किस केस में पूछा गया है, पाइप के केस में पूछा गया है कि फ्लैट प्लेट के ऊपर पूछा गया है कि डक्ट के लिए पूछा गया है कि ओपन चैनल के लिए पूछा गया है। यहाँ से एक नंबर सीधा सीधी इस टाइप के भी डाटा वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से संबंधित पूछ देगा कि फॉर ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल लेमिनार फ्लो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज, तो रेनॉल्ड नंबर का मान क्या होगा, तो 500 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन जो था किससे संबंधित था, रेनॉल्ड नंबर से संबंधित था। उसके बाद देखेंगे आगे
आगे देखेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल का नियम देखेंगे यहाँ पे। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ जो भी है फॉर स्टैटिक फ्लूइड। पास्कल्स लॉ फॉर स्टैटिक फ्लूइड मतलब फ्लूइड जब स्थिर अवस्था में है, स्टैटिक्स है मतलब स्थैतिक है, प्रवाह नहीं हो रहा है, रुका हुआ फ्लूइड है, उस समय फॉर स्टैटिक फ्लूइड pressure from all directions, pressure at any point in fluid from all directions are always equal, are always equal। जब भी फ्लूइड रेस्ट के कंडीशन में है, ध्यान देंगे विरामावस्था में है, तो यहाँ पे किसी भी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर तरल के अंदर कोई एक बिंदु ले लेंगे, वहाँ पे अगर के बात करें तो सभी दिशाओं से जो प्रेशर का मान मिलता है एक समान मिलता है। सभी दिशाओं से जो प्रेशर का मान मिलता है एक समान मिलता है, और इसी नियम को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पास्कल का नियम। फॉर स्टैटिक फ्लूइड pressure at any point in fluid from all directions are equal मतलब सभी दिशाओं से जो प्रेशर मिलेगा किसी एक बिंदु पर हमेशा क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। लेकिन कंडीशन याद रखना है, जब फ्लूइड जो है रेस्ट के कंडीशन में रहेगा, तब रेस्ट के कंडीशन में होना चाहिए, तब पास्कल के नियम पे बहुत सारे यंत्र बनाया जाता है, जैसे द्रव चलित ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, ये सब जितने भी डिवाइस हैं सब ऑपरेट होते हैं किस पे? पास्कल के नियम पे ऑपरेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बायोन्सी फोर्स के बारे में। देखते हैं कि बायोन्सी फोर्स कहाँ पे लगता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोन्सी फोर्स जहाँ लगता है उस बिंदु को क्या बोला जाता है? बायोन्सी फोर्स, बायोन्सी फोर्स एक्टिंग that point, acting at a point, at a point, that point is called center of buoyancy मतलब जहाँ पे बायोन्सी फोर्स लगता है उस बिंदु को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ बायोन्सी बोला जाता है। तो बायोन्सी फोर्स का दिशा हमेशा ऊपर की ओर होता है। तो बायोन्सी फोर्स का दिशा अगर के बताया जाए कि बायोन्सी फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो ऑलवेज अपवर्ड, ऑलवेज अपवर्ड। यही जो है बायोन्सी फोर्स का दिशा है, ध्यान रखना है। अगर के वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।